इस लेक्चर में हम थैलोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो थैलोफाइटा शब्द है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो थैलोफाइटा जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ग्रीक भाषा में दो शब्द होते हैं, थैलोन और फाइटोन। थैलोन का मतलब होता है अविभेदित और फाइटोन का मतलब होता है पौधा। अब अविभेदित पौधे का क्या मतलब है? तो ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़, तना और पर्ण अनुपस्थित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है, उसको अविभेदित पौधा हम लोग मान सकते हैं। तो ये अर्थ होता है या मतलब होता है थैलोफाइटा वर्ड का। तो थैलोफाइटा शब्द जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, एंडलिचर। तो इसने सबसे पहले थैलोफाइटा शब्द दिया था। अब अपने एक एक करके जो थैलोफाइटा है इसके सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला लक्षण इसमें आता है थैलॉइड पादप शरीर। अब थैलॉइड का क्या मतलब है? तो एक शब्द यहाँ पर आता है थैलस। तो थैलस हम किसको बोलेंगे? तो ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़, तना और पर्ण अनुपस्थित होते हैं, थैलस कहलाता है। या ऐसा पादप शरीर जो जड़, तना और पर्ण में विभेदित नहीं होता है, थैलस कहलाता है। तो थैलोफाइट्स के पादप शरीर को थैलस के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें लक्षण आता है कि इसके अंदर जो मुख्य पादप शरीर है वो युग्मकोद्भिद होता है। तो कोई भी अगर एक पादप, आदर्श पादप हम लोग लें, तो उसके जीवन चक्र में दो पीढ़ियां होती हैं, युग्मकोद्भिद पीढ़ी और दूसरी होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। अब इन दोनों में से केवल एक ही मुख्य पादप शरीर हो सकती है। मुख्य पादप शरीर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पादप शरीर जीवन चक्र के अधिकांश समय तक सक्रिय बना रहता है या दिखाई देता है, उसको हम मुख्य पादप शरीर बोलते हैं। तो थैलोफाइट्स के अंदर जो मुख्य पादप शरीर है वो युग्मकोद्भिद होता है, क्योंकि जो अगुणित युग्मकोद्भिद है वही अधिकांश समय तक हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो लक्षण आता है वो है संवहन उत्तक अनुपस्थित। तो सबसे पहले संवहन उत्तक होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो दो तरह के संवहन उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? तो ये जल के संचालन का काम करता है। और दूसरी तरफ फ्लोएम जो है इसका क्या काम होता है? ये भोजन के परिवहन का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे अपने उच्च पौधों की बात करें, तो उच्च पौधों में तीन प्रकार के मुख्य पादप अंग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। अब जड़ का काम अलग होता है। जड़ का काम होता है पौधे को स्थिर करना, इसके अलावा जल अवशोषण, इसके अलावा जो खनिज तत्व हैं, लवण हैं, उनका अवशोषण करना। उसी तरह से जो तना है वो पौधे को बिल्कुल सीधा रखता है, और जो पत्तियां हैं या पर्ण है उसका मेन जो कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण करना, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन करना, इसके अलावा गैसीय विनिमय जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है, ये काम होते हैं। तो उच्च पौधों में जो पत्तियां हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं। अब भोजन की आवश्यकता जो है वो जड़ को भी है, तने को भी है, इसलिए वहां पर फ्लोएम पाया जाता है जो कि भोजन के परिवहन का काम करता है। अब जो जल का अवशोषण है उच्च पौधों में वो कौन करता है? जड़ें करती हैं, जबकि जल की आवश्यकता तने को भी होती है और पत्तियों को भी होती है। तो इसलिए वहां पर जाइलम पाया जाता है जो कि जल के संचालन का काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी सेल्स हैं वो सभी की सभी जल का अवशोषण भी करेंगी और भोजन का निर्माण भी करेंगी। तो इसलिए यहाँ पर ना तो जाइलम की आवश्यकता है और ना ही फ्लोएम की आवश्यकता है, इसलिए ये अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जो थैलोफाइट्स पौधे हैं इनमें संवहन उत्तक अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगला जो लक्षण इसमें आता है, कार्य का विभाजन जो है यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो उच्च पौधे हैं उनमें कार्य का विभाजन होता है। जड़ का कार्य जो है वो अलग होता है, तने का कार्य अलग होता है और पत्तियों का यानी पर्ण का जो कार्य है वो अलग होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, सभी की सभी कोशिकाएं जो हैं वो सभी कार्य करती हैं। यानी हर एक जो कोशिका है वो भोजन का निर्माण भी करेगी, जल के अवशोषण का काम भी करेगी, खनिज लवणों के अवशोषण का काम भी करेगी। तो इसलिए यहाँ पर कार्य जो है वो कोशिकाओं के बीच में बंटा हुआ नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि थैलोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनमें कार्य का विभाजन अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगला जो लक्षण इसमें आता है वो आता है अलैंगिक जनन जो है यहाँ पर उपस्थित होता है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन जो है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
तो अ, समसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणुओं का अगर निर्माण होता है या उत्पादन होता है तो ये प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है, या हम ये कह सकते हैं समसूत्री बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। अब संपूर्ण पादप जगत के अंदर केवल थैलोफाइट्स ही ऐसे पौधे हैं जिनमें अलैंगिक जनन उपस्थित होता है या पाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इसमें बीजाणु मात्र कोशिका जो कि अगुणित होती है, या स्पोर मदर सेल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये बीजाणु मात्र कोशिका जो है इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं समसूत्री बीजाणु। तो ये जो समसूत्री बीजाणु हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जो समसूत्री बीजाणु हैं चल हैं तो उनको हम चल बीजाणुओं के नाम से जानते हैं या जूस्पोर्स के नाम से जानते हैं। तो इन पर कशाप भी उपस्थित होंगे और ये जलीय माध्यम के अंदर गतिशील होंगे, यानी गति कर सकते होंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर ये गति नहीं कर सकते तो इनको अचल बीजाणु बोलते हैं, यानी कि जलीय माध्यम में ये गति नहीं कर सकते और ये कशाब रहित होते हैं। तो दो तरह की मुख्य जो समसूत्री बीजाणु हैं ये हमें देखने को मिलते हैं थैलोफाइट्स के अंदर। उसके बाद अगला जो लक्षण आता है कि इसमें भ्रूण जो है वो अनुपस्थित होता है। तो संपूर्ण पादप जगत के अंदर केवल थैलोफाइट्स ही ऐसे पौधे हैं जिनमें भ्रूण अनुपस्थित होता है। अब भ्रूण बनता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो जाइगोट या युग्मनज होता है उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और एक द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जबकि अगर अपने थैलोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पर जो जाइगोट या युग्मनज है जो कि द्विगुणित है उसमें सीधे ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, यानी कि म्योसिस हो जाता है और इससे अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है जिसको हम अर्धसूत्री बीजाणु या मियोस्पोर्स कहते हैं जो कि अगुणित होते हैं। तो इस कारण से जो भ्रूण है वो थैलोफाइट्स के अंदर कभी भी नहीं बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर इसके लक्षण की बात करें तो ये अंडधानीय पौधे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो इसमें नर जननांग जो है वो हमेशा पुंधानी कहलाता है, एंथ्रीडियम कहलाता है, जबकि जो मादा जननांग है उसको हमेशा ऊगोनियम या अंडधानी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अंडधानी मादा जननांग होने की वजह से ही ऐसे पौधों को अंडधानीय पौधे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो थैलोफाइटा पादप समूह है इसको फिर आगे दो समूहों के अंदर विभाजित किया गया है। अब ये दो समूह कौन कौन से हैं? तो एक तो है कवक और दूसरा है शैवाल। अब कवक और शैवाल में कुछ अंतर हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो अंतर है वो आता है कि कवक जो है वो विषमपोषी होते हैं जबकि शैवाल जो है ये स्वपोषी होते हैं। अब कवक जो है वो विषमपोषी क्यों है? क्योंकि कवकों में जो पर्णहरित है यानी क्लोरोफिल है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए कवक कभी भी हरे रंग के हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो कवक जो है वो भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो कवक हैं वो परजीवी हो सकते हैं या फिर कवक मृतोपजीवी हो सकते हैं। तो दूसरे जीवों से ही ये भोजन ग्रहण करते हैं, इस कारण कवक को हम लोग विषमपोषी मानते हैं। जबकि शैवाल की बात करें तो शैवाल में पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है वो उपस्थित होता है। इस वजह से शैवाल जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इस कारण जो शैवाल हैं ये स्वपोषी माने जाते हैं। तो ये सबसे पहला अंतर है। दूसरा अंतर अगर अपने बात करें कवक और शैवाल के बीच में, तो कवक जो हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं, यानी कि स्थल के ऊपर ही पाए जाते हैं। जबकि जो शैवाल हैं ये अधिकतर कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, यानी कि ये हमें जल के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट डिफरेंस अगर अपने बात करें तो संग्रहित भोजन की हम लोग बात करेंगे। तो कवकों में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन होता है और ये समानता दर्शाता है जंतुओं के साथ, क्योंकि जितने भी जंतु हैं उनमें भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो कवकों में भी भोजन किस रूप में संग्रहित हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में। इस कारण जो कवक हैं वो जंतुओं के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कवक जंतु नहीं है। दूसरी तरफ अगर अपने शैवालों की बात करें तो शैवालों में जो संग्रहित भोजन है वो हमेशा स्टार्च होता है। तो शैवालों के अलावा जितने भी पौधे होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, तो उन सभी पौधों के अंदर कोशिकाओं में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में ही संग्रहित होता है।
तो इसका मतलब यह है कि जो शैवाल हैं वो उच्च पौधों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अंतर आता है वो है कोशिका भित्ति। अब कवकों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कोशिका भित्ति उपस्थित होने के कारण ही जो कवक हैं इनको हम पौधों में गिनते हैं, ना कि जंतुओं के अंदर। तो ये जंतुओं से अलग करते हैं, ये जो लक्षण है वो जंतुओं से अलग करता है कवक को। तो कवकों में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, उसका मेजर जो मुख्य कंपोनेंट है वो है काइटिन। काइटिन के अलावा और भी कई घटक हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य घटक है वो काइटिन होता है। इसके अलावा अगर अपने शैवालों की बात करें तो शैवालों में कोशिका भित्ति जो है उसका जो मुख्य घटक है वो होता है सेलुलोज, और ज़्यादातर पौधों में भी जो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है वो सेलुलोज ही होता है। इसके साथ पैक्टिन जो है वो भी उपस्थित रहता है। उसके बाद हम बात करें कि जो कवक और शैवाल है इनमें इनके शब्दार्थ क्या हैं या ये कहाँ से लिए गए हैं शब्द। तो जो कवक या फंजाई शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है फंगरम। तो फंगरम का अर्थ होता है तीव्र वृद्धि। तो शुरू में क्या था, जो मशरूम्स हैं उन्हीं को ही केवल कवक माना जाता था, हालांकि उसके बाद बहुत सारे अन्य कवकों की खोज हुई। तो मशरूम जो है उसकी जो वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा तीव्र मानी जाती है। जो रातों रात जो मशरूम्स हैं उनके जो बेसिडियोकार्प हैं वो उगाते हैं। इस वजह से तीव्र वृद्धि के लिए लैटिन भाषा में एक शब्द था फंगरम। तो फंगरम से क्या बन गया, फंजाई या कवक बन गया। उसी तरह से अगर अपने शैवाल की बात करें तो शैवाल जो शब्द है ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है एल्गा, और एल्गा का मतलब होता है सीवीड या समुद्री खरपतवार। तो समुद्रों के अंदर खरपतवार के रूप में जो भूरे शैवाल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये कई किलोमीटर तक फैले हुए हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जो समुद्री जहाज होता है वो इसके अंदर फंस भी जाता है, इसलिए हम इनको खरपतवार मानते हैं। और लैटिन भाषा में समुद्री खरपतवार के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है एल्गा, और एल्गा से क्या बन गया, एल्गी या शैवाल बन गया। तो इस तरह से ये 5 अंतर हैं जो कि कवक और शैवाल में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे विषमपोषी शैवाल की। अभी मैंने आपको बताया कि जो शैवाल हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, हमेशा स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जो विषमपोषी हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सिफेल्यूरस का। तो सिफेल्यूरस जो है ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है, और क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी या हरे शैवाल। तो ये एक हरा शैवाल है, लेकिन ये हरा शैवाल नहीं होता, हरे रंग का नहीं होता, क्योंकि इसमें जो पर्णहरित है या क्लोरोफिल है वो अनुपस्थित होता है। तो ये फिर परजीवी के रूप में रहता है। तो इसका प्रपोषी कौन है, तो ये चाय के पौधे पर प्रपोषी के रूप में रहता है, और चाय के पौधे में ये एक रोग फैलाता है जिसको बोलते हैं चाय का लाल विलगन। और इस रोग के अंदर चाय की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो चाय की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से सिफेल्यूरस क्या है, एक परजीवी शैवाल है, और ये एक विषमपोषी शैवाल माना जाता है। उसके बाद दूसरा एक और विषमपोषी शैवाल है जिसका नाम है हारवेला। अब हारवेला जो है ये रोडोफाइसी वर्ग का सदस्य है, यानी कि ये रेड एल्गा है, यानी कि लाल शैवाल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये विषमपोषी होता है, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक होता है।